नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। कुवैत में हुए भयानक अग्निकांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया है, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उनमें से ज्यादातर भारत के ही हैं और यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रही है। कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है। कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी से जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे। इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। खबर है कि डोडा के टांटना इलाके में आतंकियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना की बटालियन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डोडा जिला के पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जो भद्रवाह, थातरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए। इन हमलों का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब भी दिया, लेकिन आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 50 आतंकियों का एक ग्रुप तैयार किया है, जो बीते 2 महीनों में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ कर चुका है और ये आतंकी स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश की फिराक में आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन प्लान। ISI का फाल्कन प्लान सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ISI का फाल्कन प्लान जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने फाल्कन प्लान के तहत आतंकियों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो तबाही मचाने के लिए तैयार है। ISI ने 50 आतंकियों का ग्रुप तैयार किया है। इन 50 आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खबर ये भी है कि ये 50 आतंकी बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ भी कर चुके हैं। ISI ने इन आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किया है। यानी जम्मू में पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने जो दहशत फैलाई है, कहीं ये ISI के फाल्कन ग्रुप के आतंकी तो नहीं, क्योंकि इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर देश की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के टेरर कैंप में की गई। इस ग्रुप के आतंकी पाकिस्तान में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, क्वेटा और मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस समय देश में आम चुनाव चल रहे थे, उसी समय इस ग्रुप को ISI ने तैयार किया और उसी समय जम्मू सेक्टर में इन आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई। सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले के अलावा ये आतंकी देश के अन्य महत्वपूर्ण जगहों को अपना निशाना बना सकते हैं। यानी आम चुनाव के दौरान जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तब चुनाव के बाद चोरी छिपे सुरक्षा बलों पर हमले कर अपनी बुज़दिली दिखाने लगे। यही नहीं, खबर ये भी है कि ये फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। जल्द ही ये आतंकी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसके साथ खुफिया एजेंसी ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि पिछले 5 साल से शांत रही जम्मू की सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहली बार पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी में है, जबकि पुंछ में LOC की पहाड़ियों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है। लेकिन कई बार ऐसे घुसपैठ सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम कर दिए जाते हैं। खबर मुंबई से है, जहां पर अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए गए। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में और अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। सलमान खान ने बताया कि जिस दिन उनके घर पर फायरिंग हुई, उस रात उनके घर पर एक पार्टी थी। वहीं सलमान खान ने मुंबई क्राइम ब्रांच के काम की तारीफ भी की। अमेरिका में एक सिरफिरे ने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अटलांटा में उसने एक बस को ही हाईजैक कर लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन उसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पुलिस ने उसको दबोचा। ये रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिट एंड रन केस में बड़ा पर्दाफाश। 300 करोड़ के लिए बहू ने रची साजिश। बहू ने दी ससुर को मरवाने की सुपारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच कर रही नागपुर पुलिस के मुताबिक ये केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि मर्डर का है। पुलिस ने मामले में मृतक पुरुषोत्तम की बहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 मई 2024 को नागपुर के अजनी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। 2 कार सवारों ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार नाम के शख्स को उड़ा दिया था। इस घटना में पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत हो गई थी। पहले यह पूरा मामला हिट एंड रन का नजर आ रहा था,
लेकिन जब नागपुर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर जांच की तो पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे। पूरा केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या की एक बड़ी साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की बहू ही थी। आरोपी बहू ने ही करोड़ों की संपत्ति के लालच में इस खौफनाक साजिश को रचा था। 300 करोड़ की संपत्ति को हासिल करने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कराने की, 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए और बार का लाइसेंस दिलाने की सुपारी दी थी। साजिश के तहत दोनों सुपारी किलर ने 22 मई को तेज रफ्तार कार से पुरुषोत्तम पुत्तेवार को उड़ा दिया और इस हत्या में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए भी आरोपी बहू अर्चना पुत्ते। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर का बड़ा बयान सामने आया है। सीमा ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा है कि वहां बच्चों का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि उन्हें आतंक की शिक्षा दी जाती है। सीमा ने गुलाम हैदर को भी पलटकर जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू के रियासी में 3 दिन पहले आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। दहशतगर्दों ने बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई। आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद सीमा हैदर का भी बड़ा बयान सामने आया है। ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान में कई जगहों पर आतंक की फैक्ट्री चलती है। सीमा ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि वहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि वहाँ पढ़ने के बजाय आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसे वहाँ बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। कल भी वैष्णो देवी जाने वाली बस पे किसी आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहाँ गोली मारी और जो यात्रा पे जा रहे थे लोग, उनके ड्राइवर को गोली मारी। ये यात्रा पे जाने वाले लोग थे जिन पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। गुलाम हैदर सीमा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, पानीपत के बाद अब देश के बाहर भी केस किया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें दोनों पर गुलाम हैदर के 4 बच्चों को बंधक बनाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। गुलाम हैदर ने ग्रेटर नोएडा की अदालत में सचिन और सीमा की शादी की वैधता को चुनौती दी है। अब इस पर भी सीमा हैदर ने गुलाम पर जोरदार पलटवार किया है। सीमा का कहना है कि गुलाम झूठ बोल रहा है। तलाक तो कई साल पहले हो चुका है। 1 साल से अधिक समय हो गया है मुझे बताते हुए कि मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है, मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। उसके बाद हम अपने अब्बू के साथ रहते थे। मुन्नी मेरे पेट में थी तब जब गुलाम हैदर से मेरा तलाक हो चुका था। तब से लेके मैं अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ, और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। गुलाम हैदर दावा करता है कि वो सीमा को जेल भेजेगा और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा। सीमा ने बच्चों को लेकर भी गुलाम को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। मुझे संभाला जब 5 साल पहले और हैदर ने हमें तलाक दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें संभाला, हमारी परवरिश करी और बच्चे भारत में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जो भी लोग बच्चे छीनने की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो मुझसे बच्चे नहीं छीन सकते, ना मैं अपने बच्चे किसी को देने वाली हूँ। 3 बेटियां हैं सीमा की, उनकी वेस्ट कस्टोडियन मदर है। उससे अच्छा, मदर से अच्छा बेटियों के बारे में कोई देख समझ नहीं सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता। और भारत में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और केवल हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते नहीं हैं, हम बेटी को पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, इसरो की वैज्ञानिक, पत्रकार, राजनेता बनाते। इसलिए यहां बहुत उज्जवल भविष्य है, इसलिए उन्हें कोई नहीं ले सकता। जब से सीमा हैदर भारत आई है तब से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। उसके पहले पति ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसे 10 जून को ग्रेटर नोएडा की अदालत में सबूतों के साथ पेश होना था, लेकिन वो भारत नहीं आया। अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सबका दिल जीत लिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए।
आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखाई दिया। समारोह में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच खास केमिस्ट्री देखने को मिली। बाद में प्रधानमंत्री अभिनेता चिरंजीवी और पवन कल्याण का हाथ पकड़कर मंच पर आए और लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने दोनों को गले लगा लिया। इस दौरान जमकर तालियां बजी। चिरंजीवी और पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत पसंद की जा रही हैं। इससे पहले पीएम ने एनडीए की बैठक के दौरान पवन कल्याण के लिए कहा था कि ये पवन नहीं है, ये आंधी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने मंच पर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उनकी पत्नी लता के साथ भी बातचीत की। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण के दौरान की इन तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज हैं और देश के दो बड़े संत आमने सामने हैं। राधा रानी पर कैसे छिड़ाए रण, देखिए। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भेड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे।
प्रेमानंद महाराज ने ये भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।